Welcome to MuscleMed 101. In this video, we will learn about neuromuscular adaptation to resistance exercise. So let's focus on these terms first. पहला वर्ड है न्यूरोमस्कुलर, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम में कुछ एडेप्टेशंस होती है जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं. सेकेंड टर्म इज एडेप्टेशन. एडेप्टेशन मैंने आपको पहले भी बताया था. एडेप्टेशन का मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस जो भी होते हैं ड्यू टू एक्सरसाइज. थर्ड वर्ड इज रेजिस्टेंस. अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग से अलग अलग एडेप्टेशंस होती हैं. मेनली हम ट्रेनिंग्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर एरोबिक ट्रेनिंग. एरोबिक ट्रेनिंग के अलावा हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी बात कर सकते हैं. ठीक है, तो एरोबिक और एंड्योरेंस को अभी हम साइड में रखते हैं. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में और स्केलेटल सिस्टम में, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस का मेन गोल क्या है? कोई भी इंसान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों शुरू करता है? टू इंक्रीज स्ट्रेंथ और टू इंक्रीज मसल मास. ठीक है, यही दो गोल लेके हम सारे एक्सरसाइजेस करते हैं. तो कितने दिन बाद विजिबल फर्क दिखने लग जाता है हमारी स्ट्रेंथ में या फिर हमारे मसल मास में, वो हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं. तो यहाँ पे इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में है ट्रेनिंग टाइम, कि मुझे कितना टाइम हो गया है ट्रेन करते हुए. ये 8 वीक का टाइम पीरियड है 16, ये है 24. और वाई एक्सिस में है प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी एंड न्यूरल एडेप्टेशन. हाइपरट्रॉफी का मतलब है इंक्रीज मसल मास. तो कितना मसल मास इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, कितनी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है विद टाइम, वो हम इस ग्राफ में देख रहे हैं. तो जब आपने कभी एक्सरसाइजेस शुरू करी होगी तो आपने देखा होगा कि इनिशियली स्ट्रेंथ गेन ज्यादा देखने को मिलता है आपको. जो वेट आज आपको उठाने में मुश्किल लग रहा था, कल वही वेट उठाने में इजी लगता है. ठीक है, तो जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, डे 0 से हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होना चालू हो जाती है. तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी डे 0 से ही मसल मास इंक्रीज करना शुरू कर देती है? तो इसका आंसर है नहीं. डे 0 से जो भी स्ट्रेंथ गेन शुरू हो रहा है वो ड्यू टू नर्वस सिस्टम हो रहा है. हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ चेंजेस आने लगते हैं. इन न्यूरल एडेप्टेशंस की वजह से ये स्ट्रेंथ गेन हमको देखने को मिलता है. इसको हम नूबीज गेन या फिर बिगनर्स गेन भी बोलते हैं. मतलब जो बिगनर्स हैं, शुरू में उनकी जो स्ट्रेंथ गेन है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर एथलीट्स, क्योंकि शुरू में उनका नर्वस सिस्टम अडेप्ट होना शुरू हो रहा है. तो ये जो स्ट्रेंथ का गेन है वो ज्यादा जाएगा, भले वो मसल मास इंक्रीज ना करें इस टाइम पीरियड में. तो अब मसल मास कैसे इंक्रीज होता है और मसल मास किस टाइम शुरू होता है इंक्रीज होना? ठीक है, तो जो मसल हाइपरट्रॉफी है, जो विजिबल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं आपकी मसल्स में, वो अराउंड 3 वीक से देखने को मिल जाते हैं. तो ये जो हाइपरट्रॉफी है वो होता है ड्यू टू मसल प्रोटीन सिंथेसिस. जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों एक्टिविटीज होती हैं. जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा जो मसल है वो ब्रेक डाउन होगा और उसके बाद फिर उसका रिपेयर होगा. तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज साथ में चलती रहेंगी. पर हाइपरट्रॉफी इंड्यूस तब होगी जब हम बहुत लंबे टाइम तक जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको सरप्लस में रखेंगे. ठीक है, तो हमारी बॉडी में जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल ब्रेकडाउन भी होता है और मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है. मसल प्रोटीन सिंथेसिस 48 आवर्स तक पीक करता है. ठीक है, 48 आवर्स में वो मैक्सिमम होता है. पर हमको इस मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सरप्लस में रखना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव बैलेंस में रखना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू मसल ब्रेकडाउन. अगर मसल प्रोटीन सिंथेसिस 3 हफ्तों तक या 3 हफ्ते के अराउंड तक हमेशा पॉजिटिव में रहता है तो हमारी बॉडी में विजिबल चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे मसल मास में. ठीक है, और हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी. ये होगा जब हम एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, स्लीप लेंगे, अपना प्रोटीन कंटेंट जो है वो पूरा करेंगे. तो टिल नाउ वी नो दैट डे 0 से स्ट्रेंथ गेन शुरू हो जाता है. डे 0 से हमारा नर्वस सिस्टम अडेप्ट होना शुरू हो जाता है और हाइपरट्रॉफी को थोड़ा टाइम लगता है, अराउंड 3 वीक्स लगते हैं हमको विजिबल चेंजेस देखने में. लेकिन आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जा रहे हैं या फिर आप भी अगर पहली बार जिम गए होंगे, तो जिन भी मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नेक्स्ट डे आपको उन मसल की गर्थ थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिल सकती है. ठीक है, पर हमने देखा कि हाइपरट्रॉफी के चेंजेस तो बाद में हो रहे हैं. तो ये जो इंक्रीज मसल गर्थ है, जो मसल साइज इंक्रीज हुआ है, वो कैसे हुआ है? तो ये होता है ड्यू टू एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एडिमा. ठीक है, और एडिमा इंड्यूस्ड स्वेलिंग. ये जो मसल गर्थ आपको देखने को मिल रही है ज्यादा, ये ड्यू टू स्वेलिंग है, और ये स्वेलिंग आई है ड्यू टू एडिमा. और ये एडिमा इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने एक्सरसाइज करके उन मसल की इंजरी करी है और वहां पे अब ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जमा हुआ है.
तो वो जो शुरू में मसल इंक्रीज आपको देखने को मिलता है मसल साइज में, वो ड्यू टू एडिमा इंड्यूस स्वेलिंग होती है। तो शुरू में आपको एक फॉल्स हाइपरट्रॉफी के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि विद टाइम कम हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट होती जा रही है। अब जो मसल इंजरी हम इंड्यूस कर रहे हैं एक्सरसाइज से वो कम होती जाती है, तो जो एडिमा होता है वो भी कम होता है, स्वेलिंग भी कम होती है। तो ये जो इनिशियल इंक्रीज है मसल गर्थ में वो ड्यू टू एडिमा इंड्यूस स्वेलिंग होता है। और जो रियल हाइपरट्रॉफी होती है वो अराउंड 3 वीक्स पे शुरू होती है। ग्रेट। तो अब हमने ये देखा कि न्यूरल एडेप्टेशन सबसे पहले शुरू हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नर्वस सिस्टम कैसे अडेप्ट होता है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से। तो हमारे नर्वस सिस्टम में दोनों आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो लेट्स फर्स्ट सी हमारी बॉडी किस तरीके से मसल्स को रिक्रूट करती है जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्रेन का वॉलेंटरी कंट्रोल है सारी मसल्स के ऊपर, तो जब भी हमें कोई मूवमेंट करना होता है हमारा ब्रेन उसकी एक कॉपी भेजता है बेसल गैंग्लिया के पास, ठीक है, कि हमको क्या मूवमेंट करना है। ये बेसल गैंग्लिया है। इसके अलावा हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को और जगह से भी सिग्नल्स मिल रहे हैं, जैसे कि सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम से भी सिग्नल्स मिल रहे हैं कि हमारे जॉइंट की पोजीशन क्या है, हमारा जॉइंट कहाँ पे है, उसी हिसाब से फिर हम आगे मूवमेंट करेंगे। फिर ये जो सिग्नल भेजा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने बेसल गैंग्लिया को, बेसल गैंग्लिया इसको ट्वीक करता है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बाइसेप कर्ल करना है, तो मेरे बाइसेप की जो मसल्स है उसकी एक्टिवेशंस बढ़ाएगा, और जो मेरे ट्राइसेप की मसल्स है उनके लिए इनहिबिटरी सिग्नल्स भेजेगा, ठीक है। तो एक फाइन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट प्लान करके बेसल गैंग्लिया वापस से सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भेज देता है, ठीक है। तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान वापस से सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास जाता है, और फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इस प्लान को स्पाइनल कॉर्ड को कन्वे करता है, ठीक है। तो सिग्नल नीचे आता है थ्रू कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और जाता है हमारे एंटीरियर ग्रे हॉर्न में, और यहां से ये स्टिमुलेट करता है अल्फा मोटर न्यूरॉन्स और गामा मोटर न्यूरॉन्स को, जो कि जाके हमारे मसल फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के मसल फाइबर्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 फाइबर्स की ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन उनका जो फोर्स आउटपुट होता है वो कम होता है। और टाइप 2 फाइबर्स की ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी कम होती है, लेकिन वो ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी फटीग भी हो जाते हैं। तो जो थ्रेशोल्ड होता है इनको स्टिमुलेट करने का, टाइप 2 फाइबर्स का जो थ्रेशोल्ड होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो ब्लू वाले हैं ये टाइप 2 फाइबर्स हैं, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाले हैं वो टाइप 1 फाइबर्स हैं। तो जब भी ऊपर से सिग्नल आएगा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो सबसे पहले टाइप 1 फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनका थ्रेशोल्ड कम है, कम जो सिग्नल आ रहा है उससे ही ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। और अगर ज्यादा नीड है ज्यादा फोर्स जनरेट करने की, तो हमारा ब्रेन ज्यादा सिग्नल्स भेजेगा, ज्यादा एक्शन पोटेंशियल्स नीचे आएंगे, और तो जाके टाइप 2 फाइबर्स का थ्रेशोल्ड रीच होगा और टाइप 2 फाइबर्स स्टिमुलेट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब नॉर्मली क्या होता है, हमारा ब्रेन इनहिबिट करके रखता है इन सिग्नल्स को। ये जो सिग्नल्स ऊपर से नीचे आ रहे थे इतने ज्यादा एक्साइटेटरी सिग्नल्स नहीं होते, हमारा ब्रेन नहीं चाहता कि हम एकदम से इतना ज्यादा फोर्स जनरेट कर दे जहां पे नीड ही नहीं है, ठीक है। तो एक इनहिबिशन रहता है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। पर जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, ये जो इंट्राकॉर्टिकल इनहिबिशन है ये लिफ्ट होने लगता है, ये कम होने लगता है, ठीक है। तो पहली चीज जो यहाँ पे होती है वो होती है डिक्रीज इंट्राकॉर्टिकल इनहिबिशन, जिससे क्या होता है ओवरऑल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब जो सिग्नल आ रहा था हमारे एगोनिस्ट मसल के पास जो मूवमेंट करा रही थी, उसके पास ज्यादा एक्साइटेटरी सिग्नल आएगा और हम ज्यादा एफिशिएंटली उस मूवमेंट को कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, मैंने आपको बताया था बेसल गैंग्लिया से जो सिग्नल से ट्वीक होके वापस से सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास जाते हैं कि किस मसल के पास कितना सप्लाई जानी चाहिए, कितना एक्साइटेशन जाना चाहिए कि वो उतना कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एगोनिस्ट के पास एक्साइटेटरी सिग्नल जाते हैं, एंटागोनिस्ट के पास इनहिबिटरी सिग्नल जाते हैं, ताकि हम एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर सकें। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा ब्रेन क्या करता है, ये जो कोऑर्डिनेशन है
डिफरेंट मसल ग्रुप्स का उसको इंप्रूव कर देता है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन एगोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, फिक्सेटर्स इंक्रीजेस, और जो मैंने बताया कि जो हमारी एंटागोनिस्ट है उसका इनिबिशन बढ़ा देता है। तो अब एग्जांपल लेते हैं बाइसेप कर्ल का। अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूं तो मेरी जो प्राइम मूवर होगी या फिर एगोनिस्ट होगी वो मेरी बाइसेप मसल होगी, ठीक है। इस बाइसेप मसल को एड करने के लिए बहुत सारे सिनर्जिस्टिक मसल्स भी होंगे। अगर मैं चाहता हूं मेरा ये जो मूवमेंट है अच्छी तरीके से हो, मैं ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकूं, तो मेरे एगोनिस्ट और सिनर्जिस्ट एक वेल कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में काम करने चाहिए। इसके साथ साथ मुझे फिक्सेटर्स भी चाहिए या फिर स्टेबलाइजर्स भी चाहिए, ताकि मेरे जो बाकी जॉइंट्स है वो स्टेबलाइज रह सके और मैं बाइसेप से मैक्सिमम फोर्स लगा पाऊं। अगर मेरा शोल्डर स्टेबलाइज नहीं है, मेरी कोर मसल ने मेरे ट्रंक को स्टेबलाइज नहीं कर रखा, तो मैं बाइसेप से इतना फोर्स ही जनरेट नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरा शोल्डर स्टेबलाइज्ड है ऊपर से, तो ही मैं अपने एल्बो को लिफ्ट कर पाऊंगा। अगर मेरा ऊपर वाला पार्ट मतलब शोल्डर ही हिल रहा है, तो फिर एल्बो से मैं वेट को कैसे लिफ्ट करूंगा ऊपर को। तो एक जो कोऑर्डिनेशन है इन सारी मसल्स के ऊपर, जो भी मसल इस मूवमेंट को करा रही है, चाहे वो फिक्सेटर्स हो चाहे सिनर्जिस्ट हो और एगोनिस्ट तो है ही मेन, तो इन सब का जो कोऑर्डिनेशन है, जो टाइमिंग है, वो इंप्रूव हो जाती है इन ब्रेन, ठीक है। और जो एंटागोनिस्ट मसल है, मैंने आपको बताया था बेसल गैंग्लिया में उसका इनिबिशन हो रहा है, तो उसका इनिबिशन और इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ये जो एक्साइटेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल एक्साइटेशन इंप्रूव हो जाती है एज अ एडेप्टेशन। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होने लगता है और इंट्राकॉर्टिकल इनहिबिशन लिफ्ट होने लगता है धीरे धीरे, जिस वजह से हम ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सिग्नल्स नीचे आएंगे और अल्फा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे। अब यहाँ पे ज्यादा एक्साइटेटरी सिग्नल आएंगे, तो अब ज्यादा जो एक्साइटेशन है यहाँ पे होएगी। अब यहाँ पे अगर ज्यादा एक्साइटेशन होगी तो क्या होगा, ये जो हमारे मसल फाइबर्स हैं ये अटैच्ड है टेंडन से। बाइसेप का एग्जांपल लेते हैं तो ये टेंडन से अटैच है और टेंडन जाके अटैच है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। अब मसल और टेंडन के बीच में होता है गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, ठीक है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स का क्या काम है, यहाँ पे है गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स जीटीओ। जीटीओ का काम है हमारे मसल में टेंशन को सेंस करना कि कितनी टेंशन आ रही है। अगर हमारे मसल्स में इतनी ज्यादा टेंशन आ रही है कि वो रप्चर हो सकता है, तो हमारा गोल्जी टेंडन ऑर्गन आगे सिग्नल भेजेगा कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करो, ताकि मसल इंजरी प्रिवेंट हो सके, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है। तो यहां से अगर मान लेते हैं जो हमारी मसल है वो इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इतने ज्यादा सिग्नल आ रहे हैं कि हमारा गोल्जी टेंडन ऑर्गन अब स्टिमुलेट हो गया है, तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन यहां से टाइप 1B फाइबर के थ्रू सिग्नल भेजेगा, ठीक है। ये आपका डॉर्सल हॉर्न है, यहां से सिग्नल भेजेगा और एक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन आके अल्फा मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट कर देगा। तो जब भी हमारे मसल में टेंशन बढ़ती है, जीटीओ उसको सेंस करता है, जीटीओ आगे स्टिमुलेट करता है एक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को, और ये इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन यहाँ पे जो भी सिग्नल्स जा रहे थे अल्फा मोटर न्यूरॉन को, वहां पे इनहिबिशन कराता है, ठीक है। तो अब जो हमारे मसल के पास सिग्नल जा रहे हैं वो कम हो जाते हैं। विद एक्सरसाइज क्या होता है, अब एडेप्टेशन की अगर हम बात करें, ये तो नॉर्मल सिनेरियो में है कि जब भी टेंशन बढ़ेगी जीटीओ उसको सेंस करेगा और इनहिबिट कर देगा हमारी मसल को, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन। पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो थ्रेशोल्ड है जीटीओ के स्टिमुलेट होने का, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर इस पॉइंट में क्या होगा, जो थ्रेशोल्ड है जीटीओ का थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी मसल ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकती है, ज्यादा टेंशन सह सकती है बिना जीटीओ के स्टिमुलेट हुए। तो अगर मसल ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकती है तो मतलब जो स्ट्रेंथ गेन है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। मतलब अगर आज मैं 5 किलो उठा रहा था और 5 किलो उठाने से जीटीओ ट्रिगर हो गया, नेक्स्ट टाइम जब ये 5 किलो मैं दोबारा उठाऊंगा तो मेरा जीटीओ फायर नहीं होगा, ठीक है। जीटीओ फायर नहीं होगा तो मैं इस 5 किलो को इजीली उठा पाऊंगा। तो मेरे लिए तो यही हो गया ना कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। पिछली बार मैं 5 किलो नहीं उठा पा रहा था, लेकिन मैं आज 5 किलो उठा पा रहा हूँ, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन जीटीओ थ्रेशोल्ड। अब जीटीओ का थ्रेशोल्ड बढ़ेगा
तो यहाँ पे ये जो इनहिबिशन है ये नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, जो इनहिबिशन था वो कम हो रहा है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे हो, चाहे वो ब्रेन के लेवल पे हो, और ओवरऑल एक्साइटेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये आपने जो देखा शुरू में इंक्रीज्ड न्यूरल एडेप्टेशन, इन्हीं न्यूरल एडेप्टेशंस की वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है। हमने कोई भी मसल मास इंक्रीज नहीं किया है, हमने बस मूवमेंट को ट्रेन किया, मूवमेंट को प्रैक्टिस किया, इसको हम बोलते हैं ना मसल मेमोरी। यही है मसल मेमोरी। हमारा ब्रेन उस पैटर्न को सीखता है और अच्छे से मसल्स को रिक्रूट करता है, जिस वजह से फोर्स जनरेशन और अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। उसके बाद जीटीओ का थ्रेशोल्ड इंक्रीज होगा। अब अगर हम बात देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में या मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट के जो पैटर्न्स है उनमें क्या चेंजेस आएंगे, तो मैंने आपको बताया था पहले टाइप 1 फाइबर स्टिमुलेट होते हैं, फिर टाइप 2 फाइबर स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये ज्यादा एक्साइटेशन यहाँ पे हो रहा है, ज्यादा एक्शन पोटेंशियल नीचे आ रहे हैं, तो अब जो टाइप 2 का थ्रेशोल्ड है वो बहुत जल्दी रीच करेगा। ठीक है, तो अगली चीज क्या होगी, अब जो मोटर रिक्रूटमेंट हो रही थी इन फाइबर्स की वो और इफेक्टिव हो जाएगी। पहले क्या हो रहा था, कम सिग्नल आ रहा था, पहले टाइप 1 फाइबर स्टिमुलेट हो रहे थे, उसके बाद टाइप 2 फाइबर स्टिमुलेट हो रहे थे जब ज्यादा सिग्नल आ रहा था। अब ऑलरेडी ऊपर से वेल कोऑर्डिनेटेड सिग्नल आ रहा है, ज्यादा सिग्नल आ रहा है, तो ये जो रिक्रूटमेंट है टाइप 2 फाइबर्स की ये और जल्दी होने लगेगी। हम और इजीली अपने टाइप 2 फाइबर्स को रिक्रूट कर पाएंगे और ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब वो सेम लिफ्ट करी, अगर उसी लिफ्ट को मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा या 2-3 सेशन बाद करूंगा, तो अब जो रिक्रूटमेंट होगी टाइप 2 फाइबर्स की, ऑलरेडी मेरे मसल जो अगर बात करें बाइसेप कर्ल की सेम, तो मेरे बाइसेप में कुछ अमाउंट ऑफ फाइबर्स टाइप 1 फाइबर है, कुछ टाइप 2 फाइबर्स हैं। पहले क्या हो रहा था, टाइप 1 फाइबर्स पहले स्टिमुलेट हो रहे थे और थोड़ी देर बाद टाइप 2 फाइबर स्टिमुलेट हो रहे थे। कुछ सेशन बाद जब मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अब क्या हो रहा है, मेरे फाइबर्स तो बदलेंगे नहीं, जितने टाइप 1 है उतने टाइप 1 रहेंगे, जितने टाइप 2 है उतने टाइप 2 रहेंगे, पर अब टाइप 2 की जो रिक्रूटमेंट है और जल्दी होने लगेगी क्योंकि ऊपर से सिग्नल और इफेक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एडेप्टेशन वो होगी इफेक्टिव मोटर रिक्रूटमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट एडेप्टेशन होगी वो होगी इंक्रीज सिंक्रोनाइजेशन। तो अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि किस पैटर्न में या किस फैशन में मेरे अलग अलग मोटर फाइबर्स रिक्रूट हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनी जो है अलग अलग फाइबर्स की वो इंप्रूव हो जाती है। पहले मेरे फाइबर्स अलग अलग टाइमिंग पे रिक्रूट हो रहे थे, जिस वजह से जो फोर्स प्रोडक्शन थी बहुत ही इनइफेक्टिव थी। अब जब मेरे को कुछ सेशंस हो जाएंगे सेम एक्सरसाइज करते हुए या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हुए, तो अब मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, इन सारे जो मसल फाइबर्स है उनको एक साथ रिक्रूट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक वेल कोऑर्डिनेटेड वे में रिक्रूट करने की कोशिश करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंप्रूव्ड सिंक्रोनाइजेशन अमंग डिफरेंट मसल फाइबर्स। ठीक है, तो सेकंड जो अडेप्टेशन होगी वो होगी इंप्रूव्ड सिंक्रोनाइजेशन। अब थर्ड अडेप्टेशन है रेट ऑफ फायरिंग। ठीक है, रेट ऑफ फायरिंग इंक्रीजेस। अब आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है स्केलेटल मसल फाइबर्स में, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये जो नीचे वाला ग्राफ है यहाँ पे ये शो कर रहा है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और जो ऊपर वाला ग्राफ है वो उसी के कॉन्कॉमिटेंट मसल एक्टिवेशन कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ स्केलेटल मसल्स में और फिर हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्केलेटल मसल का -90 मिलीवोल्ट होता है। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट शुरू होएगा जैसे ही ऊपर से जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा। ठीक है, ऊपर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से। तो अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। तो ये तो हो गया नॉर्मली जब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इससे क्या होगा, जैसे ही एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एक मसल एक्टिविटी जनरेट होगी। ठीक है, एक ट्विच जनरेट होगा, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा एकदम से। फिर थोड़ी देर रेस्ट पीरियड के बाद दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और हमारी मसल में दूसरा ट्विच जनरेट हुआ। अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जो टाइमिंग है इन दो एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने की ये कम होती जा रही है, जिसको हम बोल रहे हैं रेट ऑफ फायरिंग। ठीक है, तो अब जो ये एक्शन पोटेंशियल है ये ज्यादा जल्दी आएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मसल फाइबर है उसको टाइम नहीं मिलेगा अब रेस्ट करने के लिए। एक मसल ट्विच आएगा और जैसे ही वो रिलैक्स करने लगेगी मसल, तुरंत दूसरा एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा,
जो नेक्स्ट मसल ट्विच है वो यहीं से जनरेट हो जाएगा और पहले वाले मसल ट्विच से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्विच समेशन। ये जो एक्शन पोटेंशियल आ रहे थे ये दोनों इनका समेशन हो गया, और अब जो मसल ट्विच हुआ या फिर जो हम फोर्स जनरेट कर रहे हैं, जितना ज्यादा ट्विच होगा उतना ज्यादा फोर्स हम जनरेट करेंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा फोर्स हम जनरेट करेंगे। तो अगर दो सिग्नल्स बहुत जल्दी जल्दी आएंगे तो ये एड अप हो जाएंगे और एक बड़ा सिग्नल बना देंगे, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। अब अगर यही जो सिग्नल्स है, बहुत सारे सिग्नल्स कम कम रेस्ट टाइमिंग में आते जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, मेरी मसल को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा रेस्ट करने का, और अब जो कॉन्ट्रैक्शन आएगी एक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन आएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेटनस। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगी उसका जो इंटेंसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। तो ओवर द टाइम हमारा जो सिंगल मसल फाइबर है वो ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकता है सिर्फ उसका रेट इंक्रीज होने से। जो उसका स्टिमुलेशन का रेट है वो इंक्रीज होने से अब ज्यादा फोर्स वो जनरेट कर पाएगा। नाउ लेट्स समराइज, हमने अभी तक क्या क्या देखा न्यूरल एडेप्टेशन में, उसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड। तो पहली चीज है इंट्राकॉर्टिकल इनहिबिशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्साइटेशन इंक्रीज हो जाती है। कोऑर्डिनेशन अमंग सिनर्जिस्ट, एगोनिस्ट एंड फिक्सेटर इंप्रूव्स। एंटागोनिस्ट की इनहिबिशन और ज्यादा बढ़ जाती है। जीटीओ का थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से हम ज्यादा टेंशन जनरेट कर पाते हैं। मोटर रिक्रूटमेंट इंप्रूव हो जाती है, टाइप 2 फाइबर्स और इफेक्टिवली रिक्रूट होने लगते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इंप्रूव हो जाती है और रेट ऑफ फायरिंग इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गर फोर्स हम जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि इनिशियली जो स्ट्रेंथ गेन हो रहे थे वो सिर्फ न्यूरल कंपोनेंट की वजह से थे। न्यूरल कंपोनेंट में ही इतने चेंजेस होने की वजह से हम बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर मैं सिर्फ एक हाथ से, अगर मैं बिगनर हूं, बिल्कुल बिगनर हूं, और अब मैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूं और हम एक्सरसाइज का एग्जांपल ले रहे हैं बाइसेप कर्ल, तो अगर मैं सिर्फ राइट हैंड से बाइसेप कर्ल ट्रेन करता रहा हूं 2 हफ्ते तक, 1 या 2 हफ्ते तक, और लेफ्ट हैंड से ट्रेन ना करूं, मैंने शुरू में दोनों की स्ट्रेंथ चेक करी, ठीक है, मैंने दोनों से वेट उठा के देखा मेरे से कितना कितना उठ रहा है, उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड को ट्रेन ही नहीं किया, मैंने राइट हैंड को 1 से 2 हफ्ते तक ट्रेन किया। तो अब राइट हैंड अभी तक 2 हफ्ते बाद अब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 हफ्ते बाद हमने देखा कि कोई भी हाइपरट्रॉफी में चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर मैं सिर्फ राइट हैंड से ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मेरे राइट बाइसेप में अभी हाइपरट्रॉफी के जो चेंजेस है इतने ज्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड में तो वैसे ही हाइपरट्रॉफी नहीं होने वाली। अब आप क्या करो, दोनों की स्ट्रेंथ दोबारा चेक करना, ठीक है, लेफ्ट से वेट उठा के देखना। तो लेफ्ट से आप उतना ही वेट उठा पाओगे ऑलमोस्ट जितना राइट से उठा रहे हो। इनिशियली जितना था ना, जो लेफ्ट हैंड का स्ट्रेंथ लेवल था उससे ज्यादा बढ़ चुकी होगी अब बिना ट्रेनिंग करे। वो इसीलिए क्योंकि जब हम राइट से ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारी बॉडी में न्यूरल चेंजेस हो रहे थे, न्यूरल एडेप्टेशन हो रही थी। अब न्यूरल एडेप्टेशन हो रही है बाइसेप कर्ल के लिए, ठीक है। हमारे ब्रेन को पता चल रहा है कि किस तरीके से मसल को रिक्रूट करना है जब हम बाइसेप कर्ल करते हैं। तो राइट हैंड से जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे थे हमारा ब्रेन सीख रहा था कि बाइसेप कर्ल में किस तरीके से सारी मसल को रिक्रूट करना है। तो लेफ्ट हैंड से भी वो सारी एडेप्टेशंस होंगी। जब आप 2 हफ्ते बाद लेफ्ट हैंड से बाइसेप कर्ल करने की कोशिश करोगे तो आपका ब्रेन लेफ्ट हैंड की वो सारी मसल को और अच्छे से स्टिमुलेट करेगा और अच्छे से रिक्रूट करेगा, और अब आप ज्यादा वेट उठा पाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी दोनों ही हाथों में हाइपरट्रॉफी के चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन इस हाथ को ट्रेन करने से न्यूरल चेंजेस आए हैं, और हमारा जो ब्रेन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो तो एक ही तरीके से काम कर रहा है ना दोनों साइड के लिए। तो यहाँ पे रोल आता है न्यूरल एडेप्टेशन का। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब बिगनर ट्रेनिंग स्टार्ट करता है तो उसके लिए जो स्ट्रेंथ गेन है वो बहुत ईजी होते हैं, जिसको हम बिगनर्स गेन बोलते हैं या न्यूबीज गेन बोलते हैं। पर जैसे जैसे एथलीट एडवांस होता जाता है तो उसका न्यूरल कंपोनेंट ऑलरेडी अपनी पीक पे पहुंच चुका है, उसका हाइपरट्रॉफी भी ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुकी है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद स्ट्रेंथ गेन करना एक टाइम पीरियड के बाद। शुरू का टाइम पीरियड बहुत आसान होता है स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल एडेप्टेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मस्कुलर एडेप्टेशन क्या होती है, हमारी मसल्स में क्या चेंजेस आते हैं। जो मैंने आपको बताया कि 3 हफ्ते बाद वो चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।